लोग कहते हैं कि राजनीति को लेकर इमोशनल नहीं होना चाहिए। लोग इसके पीछे तर्क ये देते हैं कि ये राजनेता हमारे भरोसा और विश्वास के काबिल नहीं है, क्योंकि इनके लिए आम आदमी के भरोसा का महत्व तो सिर्फ तब तक है जब तक ये अपनी पार्टी में किसी अच्छे पद पर बैठे हों, और जैसे ही इन्हें अपना पद खिसकते हुए दिखता है, ये लोग अपना काम बनता और भार में जाए जनता के सिद्धांत पर काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताएंगे जिसका प्यार नीतीश कुमार को लेकर इतना है कि जैसे ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं, ये अपनी एक उंगली खुशी से काट कर गोरैया बाबा के मंदिर में चढ़ा देता है। नमस्ते, मेरा नाम मोहन शर्मा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं, और ये हमारा कार्यक्रम सुबह सवेरे है, जिसके माध्यम से हम आपको बिहार की 5 प्रमुख खबर बताते हैं। पहली खबर, नीतीश कुमार ने जैसे ही 16 नवंबर को शपथ लिया, वैसे ही जहानाबाद जिले के घोसी थाना क्षेत्र के बैना गांव के रहने वाले अनिल शर्मा ने अपनी एक उंगली काटकर गोरैया बाबा को चढ़ा दी। अनिल शर्मा को वहां के लोग अली बाबा के नाम से भी जानते हैं। अनिल शर्मा की उम्र 45 साल है और अनिल शर्मा पिछले 3 बार से लगातार जब नीतीश कुमार ने शपथ लिया है तब अपनी एक उंगली काटकर गोरैया बाबा को चढ़ा देते हैं। 2005, 2010, 2015 और अब 2020, यानी अब तक अनिल अपनी 4 उंगली काट चुके हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अनिल अपनी उंगली गुस्सा की वजह से नहीं, बल्कि नीतीश कुमार के प्रति अपने प्रेम की वजह से काटते हैं। वो कहते हैं कि वो नीतीश कुमार के सच्चे प्रशंसक हैं, इसीलिए जब भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने के लिए शपथ लेते हैं तो वो खुशी से अपनी उंगली काटकर गोरैया बाबा को चढ़ाते हैं। उनका कहना है कि नीतीश कुमार उनके पसंदीदा नेता हैं और उन्हें ऐसा करने से खुशी मिलती है। वो कहते हैं कि उन्होंने गोरैया बाबा के समक्ष मन्नत मांगी थी कि बिहार के मुख्यमंत्री की गद्दी नीतीश कुमार को ही मिले, इसीलिए जब उनकी मन्नत भगवान ने सुन ली है तो उन्होंने अपने हाथ से एक उंगली काटकर गोरैया बाबा को चढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि भगवान को चढ़ाने के बाद वो अपनी उंगली को गंगा में प्रवाहित कर देंगे। उंगली चढ़ाने के साथ अनिल चाहते हैं कि इस बार वो एक सामूहिक भोज का आयोजन करवाएं। किसी को चाहना अच्छी बात है, लेकिन उंगली काटकर मंदिर में चढ़ा देना कितनी अच्छी बात है, इसका जवाब तो सिर्फ अनिल ही दे सकते हैं। अब दूसरी खबर, क्राइम पेट्रोल के अनूप सोनी का एक बहुचर्चित डायलॉग है कि ऐसी परिस्थिति में बेहतर यही है कि समय रहते मनुष्य अपने कदम पीछे खींच ले। क्राइम पेट्रोल के इस डायलॉग पर मीम तो बहुत बनता है, लेकिन इस पंक्ति के भाव को समझने के लिए कोई तैयार नहीं है। बिहार के जमुई जिले का रहने वाला शख्स पिछले कई सालों से अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर रहा था। उसने कई बार लड़की के घर वालों को यह धमकी भी दी कि एक दिन वो अपनी पत्नी को बच्चों के सहित मार देगा, लेकिन लड़की के घर वालों ने कभी इसे लेकर पुलिस कंप्लेन नहीं किया, और नतीजा ये हुआ कि 2 दिन पहले प्रकाश यादव नाम के शख्स ने अपनी पत्नी और अपने दोनों बच्चों की हत्या कर दी। एक बेटा था जिसकी उम्र 8 साल थी और एक बेटी थी जिसकी उम्र 5 साल थी। प्रकाश यादव जीविका के लिए साइकिल ठीक करने का काम करता था। उसकी पत्नी का नाम समुद्री देवी था जिसकी उम्र 26 साल थी। 2 दिन पहले उसकी अपनी पत्नी के साथ लड़ाई हुई, जिसके बाद गुस्से में उसने अपनी पत्नी और दोनों मासूम बच्चों की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद बाकायदा उसने अपने बहन को और अपने रिश्तेदारों को फोन करके इसके बारे में बताया। यह घटना जमुई जिले के खैरा थाना क्षेत्र की है। हत्या करने के बाद प्रकाश यादव खेत में पुआल के ढेर में जाकर छिप गया। ग्रामीणों को जब पता चला कि एक ही घर में 3 लोगों की हत्या हुई है और उसकी हत्या में उसके घर वाले ही शामिल हैं, तो लोगों ने उसके घर को घेर लिया, लेकिन वो वहां पर नहीं था। खोजबीन करने के बाद वो एक खेत में छिपा मिला और उसके बाद उसकी पिटाई कर दी गई। पिटाई करने के बाद उसे पुलिस को सौंप दिया गया। समुद्री देवी की मां बुधनी देवी की माने तो आरोपी प्रकाश यादव अक्सर उनकी बेटी के साथ मारपीट करता था और कहता था कि वो तीनों लोगों की हत्या कर देगा। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि प्रकाश ने उनकी बेटी की मृत्यु इसलिए की है ताकि वो दूसरी शादी कर सके। घटना की जानकारी के बाद खैरा पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने सबको कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। हमारे समाज में जिस तरह से घरेलू हिंसा को सहन किया जाता है और लड़कियों को यह समझाया जाता है कि किसी तरह एडजस्ट कर लो, ये आगे चलकर कितना खतरनाक हो सकता है, इसका अंदाजा इस घटना से निकाला जा सकता है। इस तरह की घटनाओं से अगर सबक नहीं लिया गया तो आने वाले समय में हो सकता है कितनी और औरतें इस घटना का शिकार बन सकती हैं। अब तीसरी खबर, करीब 8 साल के इंतजार के बाद बहुचर्चित नवरूणा कांड में पीड़िता के परिवार वालों को रिजल्ट के तौर पर यह मिला कि सीबीआई ने जब अपनी जांच की रिपोर्ट मुजफ्फरपुर की विशेष कोर्ट को सौंपी तो उसमें सीबीआई ने इस बात का जिक्र किया कि उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिला। इस कांड को लेकर पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे पर भी आरोप लगे थे। आज से करीब 8 साल पहले 18 सितंबर 2012 को एक नाबालिग लड़की को उसके घर से उस वक्त अगवा कर लिया गया जब वो अपने घर में सो रही थी, और करीब 3 महीने के बाद उसका कंकाल उसके घर के पास स्थित एक नाले में मिला था, जिसके बाद डीएनए टेस्टिंग की मदद से इस बात का खुलासा हुआ कि वो कंकाल नवरूणा का था। नवरूणा के अपहरण के बाद उसके माता पिता ने
महंगी जमीन की वजह से बेटी को किडनैप करने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में 18 लोगों का नाम लेते हुए इस केस की जांच सीबीआई से करने की रखी थी। घटना के बाद पहले बिहार पुलिस ने जांच किया, बाद में सीआईडी ने भी जांच किया, लेकिन कुछ नतीजा जब नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई को जांच का जिम्मा दिया गया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई 14 फरवरी 2014 से इस मामले की जांच कर रही थी। सीबीआई ने अपने जांच के दौरान इस केस को लेकर सुराग देने वालों के लिए 10 लाख का इनाम देने के पोस्टर भी लगाए थे। इस मामले को लेकर 7 गिरफ्तारी भी हुई थी, लेकिन 90 दिन के भीतर चार्जशीट फाइल नहीं किया गया, जिसकी वजह से सभी लोगों को जमानत मिल गई। 27 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अंतिम सुनवाई हुई थी, जिसके बाद सीबीआई ने सबूत न मिलने की वजह से कोर्ट से कुछ और समय मांगा था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने का समय दिया, जिसकी अवधि 27 दिसंबर को पूरी होने वाली थी। लेकिन सीबीआई ने 1 महीने के भीतर ही 40 पेज की रिपोर्ट मुजफ्फरपुर की विशेष सीबीआई कोर्ट को सौंप दी, जिसमें सीबीआई ने यह जिक्र किया है कि विभिन्न एंगल से जांच करने के बावजूद भी उन्हें किसी प्रकार का कोई सबूत नहीं मिला है और अब मुजफ्फरपुर की विशेष सीबीआई कोर्ट में 4 दिसंबर को इस मामले की सुनवाई होगी। 8 साल के बाद भी इंसाफ की मांग कर रहे नवरूणा के माता पिता बेतरफ रहे हैं। बेटी की बात जब भी आती है तो आंख से आंसू निकलते हैं, लेकिन अब तक उन्हें इंसाफ की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही है। नवरूणा के माता पिता ने कहा है कि एक बार और वो सीबीआई की रिपोर्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अब चौथी खबर, चुनाव से पहले जिस तरह से फटाफट जनता को लुभाने के लिए जल्दबाजी में शिलान्यास किया गया, वहीं चुनाव हो जाने के बाद और सरकार बन जाने के बाद सरकार चिर निद्रा में चली गई है, क्योंकि अब सरकार के पास सिर्फ समय ही समय बचा हुआ है। मामला बेनीपट्टी के सोयली चौक का है, जहां नाबार्ड योजना के तहत थुमहानी नदी पर बनने वाले पुल का शिलान्यास आज से करीब 4 महीने पहले किया गया। बकायदा वहां पर लगे बोर्ड पर नेताजी का नाम भी लिखवा दिया गया, लेकिन अब तक इस पुल का निर्माण शुरू नहीं हुआ है। बोर्ड पर कार्य के प्रारंभ की तिथि 22 फरवरी 2020 लिखी हुई है और कार्य के समाप्ति की तिथि 21 फरवरी 2021 लिखी हुई है, यानी शिलान्यास जुलाई में हुआ और बोर्ड के हिसाब से 22 फरवरी 2020 से काम शुरू हो चुका है। लेकिन जमीनी रिपोर्ट यह है कि लोग अभी भी उस नदी पर बने टूटे पुल से आने और जाने के लिए मजबूर है और पुल के निकट लगा हुआ बोर्ड ये कह रहा है कि 21 फरवरी 2021 तक वहां पर पुल बनकर तैयार हो जाएगा। हालांकि लोग आते जाते बोर्ड तो देख रहे हैं, लेकिन पुल के नाम पर पौ भी देखने के लिए नहीं मिल रहा है। वहां के ग्रामीण इस बात को लेकर गुस्से में हैं और ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियर साहब ये कह रहे हैं कि पुल के जमीन में निजी जमीन पड़ती है, जिसकी वजह से अब तक पुल का निर्माण शुरू नहीं हुआ है। ये एक ऐसा उदाहरण है जिसकी मदद से इस बात को समझा जा सकता है कि चुनाव के समय कैसे जनता को लॉलीपॉप दिखाकर नेता लोग उन्हें अपनी तरफ बुलाते हैं और जनता के आ जाने पर उन्हें लात मारा जाता है। अब अंतिम और 5वीं खबर, आज विधानसभा के तीसरे दिन जीतन राम मांझी की अध्यक्षता में विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव होगा, जिसके बाद जीतन राम मांझी प्रोटेम स्पीकर के तौर पर अपनी जिम्मेदारी पूरी करके अपने पद से मुक्त हो जाएंगे। विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में 2 उम्मीदवार का नाम सामने आया है। बीजेपी की तरफ से विजय कुमार सिन्हा का नाम सामने आ रहा है, तो आरजेडी ने भी बड़े नेता और पूर्व में मंत्री रह चुके अवध बिहारी चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया है। भाजपा के उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा लगातार तीसरे बार लखीसराय से जीतकर विधायक बने हैं। विजय कुमार सिन्हा पिछले सरकार में श्रम मंत्री थे। इनकी सुशील कुमार मोदी से भी अच्छी दोस्ती थी। वहीं आरजेडी के तरफ से उतरने वाले अवध कुमार चौधरी 2012 में आरजेडी को छोड़कर जदयू में आ गए थे, लेकिन 14 के लोकसभा चुनाव में जब जदयू ने उन्हें भाव नहीं दिया तो 15 के बिहार विधानसभा चुनाव में अवध बिहारी निर्दलीय चुनाव से उतर गए। हालांकि वह चुनाव हार गए, लेकिन मजबूत जनाधार होने की वजह से उन्हें अच्छी संख्या में वोट मिली। 15 के चुनाव के बाद अवध बिहारी की घर वापसी हुई और वो एक बार फिर से आरजेडी में शामिल हो गए और 2020 में 5वीं बार वो विधायक बने और अब उनका नाम विधानसभा के स्पीकर के रूप में नामित किया गया है। लेकिन आज विधानसभा के अध्यक्ष के तौर पर कौन चुने जाते हैं, इसके लिए हमें और आपको इंतजार करना पड़ेगा। आज इतना ही, धन्यवाद।